डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिमके पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 5 के सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इस वीडियो के साथ साथ मेरा ये अप टू 5 चैप्टर तक सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल एथलीट राइड के ऊपर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पिछले कुछ ईयर्स के पेपर को मैं देख रहा था, ऑब्जर्व किया, तो मैंने पाया है कि ये टॉपिक है ना, कुछ 1 साल छोड़कर 2 साल छोड़ के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप लोग याद रखना, स्टार मार्क कर भी सकते हो कि एग्जाम के समय पढ़ के आपको ये जाना ही जाना है, इसे स्किप मत करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फीमेल एथलीट राइड क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई के क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ट्विस्ट करती है सीबीएसई। ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में आपको उसके लिए तैयार होना है। ढेर सारे बुक्स में फीमेल एथलीट राइट्स के डिफिनेशन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग तब भी यहाँ पर जानेंगे कि क्या इसके डिफिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन मैंने किया है कि द फीमेल एथलीट राइड इज ए सिंड्रोम ऑफ 3 रिलेटेड कंडीशंस। सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है, सिम्टम्स एंड सिंड्रोम। मान लो कि किसी एक पर्सन को, मान लो कि ए नाम का कोई इंसान है, उसको कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हो गई है, तो उसके उनके पास ढेर सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि उनकी आंखें लाल हो सकती है, उन्हें फीवर आ सकता है, उनकी कुछ कफ हो सकती है। तो ये सारे जो एक अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड सिम्टम्स। अगर ढेर सारे सिम्टम्स को हम लोग मिला देते हैं तो वो आपका हो जाता है सिंड्रोम। तो क्या है कि ये द फीमेल एथलीट राइड इज ए सिंड्रोम ऑफ 3 रिलेटेड कंडीशंस जनरली सीन इन टीनेज और एडल्ट फीमेल एथलीट्स। टीनेज में देखा जाता है और एडल्ट फीमेल एथलीट्स में देखा जाता है who are not meeting their requirements which ultimately leaves them undernourished। देखो, आपकी जो एज बढ़ती है उसके अनुसार आपकी जो बॉडी की डिमांड भी बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी में इतने मात्रा में कैल्शियम चाहिए, इतने मात्रा में ये विटामिन मिनरल्स चाहिए। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप उस रिक्वायरमेंट को आपकी फुलफिल नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी अंडरनरिश्ड होगी, और अंडरनरिश्ड होगी तो आपके बॉडी में फीमेल एथलीट राइड के जो 3 जो हमारे डिजीज हैं वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि ये डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, एमेनोरिया होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, और ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में मैं पढ़ूंगा एनोरेक्सिया बुलिमिया, और एक और है एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं इस पे जैसे 3 इसके जो बीमारी हैं, जो 3 इसके डिसऑर्डर हैं, तो मैं एक एक करके पढ़ने वाला हूं ताकि स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूं फीमेल एथलीट राइड के सबसे पहले डिजीज के बारे में, जो था ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, अगर किन्हीं को हो जाए तो उनके बॉडी में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, और कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो ऑस्टियोपोरोसिस को इफेक्ट करता है या हमारी बोन की डेंसिटी या उसके मास को अफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि अगर एग्जाम में आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि ऑस्टियोपोरोसिस इज ए बोन डिजीज। एक तरह का ये बोन डिजीज है जिसमें हमारे बोन मटेरियल डेंसिटी प्रभावित होती है, घट जाती है, और बोन मास घट जाता है, और व्हेन क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन चेंजेस। ठीक है, यह हमारे बोन की डेंसिटी घट जाना, बोन की मास घट जाना, या क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स के अफेक्ट हो जाना, ये किन कारणों से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम लोग बचपन के समय या आगे जब बड़े होंगे या क्लास 10, 9 में हम लोग हमेशा जाना है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो ये बोन्स हैं ये कैल्शियम से ही मजबूत होती है। कैल्शियम कम लोगे तो कमजोर भी होती है। ठीक है, ये बोन्स भी कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, ये हमारी माँ, मतलब कि पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि दूध पी लेने के लिए, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि अगर बच्चे की बोन को स्ट्रांग करना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, उसे स्ट्रेंथफुल बनाना है, तो उन्हें कैल्शियम देना पड़ेगा, जो दूध में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम सही मात्रा में नहीं होगी तो जरूर है कि हमारी बोन की जो स्ट्रक्चर है वो खराब होगी, बोन की जो मास होनी चाहिए वो मास नहीं रहेगी, और इसकी डेंसिटी भी खराब होगी। ठीक है, हम लोग बोन डिजीज को एक तरह से साइलेंट डिजीज बोलते हैं, क्योंकि बोन डिजीज ऐसा, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें जनरली जो महिलाओं को होता है। ठीक है, जो एशियन कंट्रीज है, जो एशियन वाले एरियाज हैं, इस एरियाज में मैक्सिमम 90% महिलाओं को होता है। एक तरह से ये साइलेंट डिजीज है। क्यों साइलेंट डिजीज है? अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो भी गया तो उसके सिम्टम्स कुछ भी नहीं दिखने वाले हैं कि उनकी हाथ दर्द कर रही है, कुछ अलग प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं दिखता है। इसमें साइलेंट डिजीज है। डिक्रीज बोन मटेरियल डेंसिटी मैं आपको बताया यहाँ पर,
एक तरह से ये स्केलेटल डिसऑर्डर है विच इज कॉज्ड बाय लो एस्ट्रोजन लेवल एंड पुअर न्यूट्रिशन। अब लो एस्ट्रोजन लेवल ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड भी है। अगर आप जब भी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में लिखोगे तो ये दो चीज, पहला लो एस्ट्रोजन लेवल और दूसरा है पुअर न्यूट्रिशन, इसकी बारे में चर्चा आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि क्या है वो एस्ट्रोजन। और चौथा है कि इट मे लीड टू स्ट्रेस, फ्रैक्चर एंड अदर इंजुरीज। आपकी बोन डेंसिटी कमजोर होगी, कम होगी, या बोन मास कम होगी तो आपकी बॉडी एक तरह से ना ये पोरस हो जाता है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं पोरोसिस, ये पोरोसिस ना हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पोरस का। ये पोरस से बना है। आप लोग को पोरस पता होगा क्या होगा, ठीक है। पोरस क्या होता है, छिद्र टाइप का होता है। मान लो कि एक कोई बॉल है, उसमें चारों तरफ से हम छेद कर दिए, एक तरह से वो उसके कुछ मटेरियल्स को निकाल दिए, एक तरह से वो पोरस हो गया। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग पोरस के बारे में बात करेंगे। और पोरस किस सेंस में, हम लोग की बॉडी में एक पोरोसिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि हमारी जो नॉर्मल कंडीशंस में जो एक हेल्दी पर्सन के जो बोन्स होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है उसमें कोई भी पोरोसिटी नहीं होती है। लेकिन इन द केस ऑफ अगर कोई एक महिला जो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है, उससे अफेक्ट हो गई है, तो उनके बॉडी के बोन में पोरोसिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लो एस्ट्रोजन लेवल एंड पुअर न्यूट्रिशन। आपको पता होगा कि एस्ट्रोजन फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल टिल मेनोपोज बहुत हाई रहता है और मिनार्की के समय हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल बननी शुरू हो जाती है और दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है, महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 11-12 जब किसी फीमेल में मिनार्की देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, तो एस्ट्रोजन की लेवल उनके बॉडी में दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में महिलाओं में तो सही रहता है। लेकिन जब मान लो कि एज बढ़ रहा है, कुछ एशियन कंट्रीज में मेनोपॉजल एज जो होते हैं, यानी कि आपकी जो एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है किसी एक महिलाओं में, तो वो मान लो कि 45-46 होता है। तो 46 के बाद, ठीक है, 46 के बाद अचानक डिक्रीज करता है ये एस्ट्रोजन। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि उनके लाइफ में अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अक्रेशन नहीं होने वाला है, वो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो गुजरने नहीं वाली है। तो वैसे कंडीशंस में अचानक एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है, जिसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है। आप नेट पर कोई आर्टिकल देखना, मैंने बहुत सारी इस पे मैंने भी रिसर्च किया, चीजों को मैंने भी एनालाइज किया कि होता क्या है, ठीक है। तो मैंने पाया कि जो ये एट द एज ऑफ 45-46 बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 70% 80% जो केसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, वो एट द एज ऑफ कहता होता है 45-46। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब कोई एक महिला मेनोपॉजल एज में पहुंचती है, यानी कि जब उनकी लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाता है, तो उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल बहुत घट जाता है, जिसके बाद उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी फैक्टर दैट अफेक्ट्स बोन डेंसिटी और मास, ठीक है। इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो अपने भोजन में, अपने खाने में, तो वैसे कंडीशंस में आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा घटेगी, जिसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। लैक ऑफ विटामिन डी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि कैल्शियम का और विटामिन डी का क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा बताया जाता है कि विटामिन डी की प्रॉब्लम से भी हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। देखो कैल्शियम, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको एब्जॉर्प्शन के लिए साथ में कोई एक और चीजें चाहिए, इसलिए हम लोग की बॉडी में जब भी कैल्शियम की जरूरत होती है और कैल्शियम जब भी लेते हैं, अगर इसका हम लोग को कंप्लीट डाइजेशन कराना है तो इसके साथ साथ हम लोगों को विटामिन डी भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ कैल्शियम खाते हो, बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं किसी का बुरा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत डॉक्टर खराब है कुछ भी है, वो लोग देखना कि वो सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट लिख देते हैं। उन्हें भी लग रहा है कि अगर कैल्शियम की टैबलेट लिख दोगे आप किसी पेशेंट को, उसकी बॉडी की कैल्शियम की फुलफिलमेंट पूरी हो जाएगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल गलत है, सिर्फ कैल्शियम की किसी को टैबलेट दे देने से, एक खाने में सिर्फ कैल्शियम से भरा हुआ खाना ले लो तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप विटामिन डी नहीं लोगे इसके साथ, तब तक आपका कैल्शियम यहां पर एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब एस्ट्रोजन एंड कैल्शियम का क्या रिलेशन है?
ठीक है। और मैं जैसा आपको बोला कि एट द एज ऑफ 45, 46, एट द एज ऑफ मेनोपोज, वहां पर अचानक एस्ट्रोजन लेवल घटता है, जिसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखो, एस्ट्रोजन अगर आपके बॉडी में है तो कैल्शियम आपकी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एस्ट्रोजन के साथ भी संबंध है कैल्शियम का, ठीक है। उसके बाद अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो कैल्शियम का आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए बताया जाता है कि महिलाओं को कि जब आप 45-46 के एज में पहुंचते हैं, जब आपकी मेनोपॉजल एज होती है, तो उस कंडीशंस में आपके बॉडी, आपके फूड्स में अधिक मात्रा में कैल्शियम वाली चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आप एडिशनल फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ताकि आप ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बच पाए, ठीक है। ये था आपका ऑस्टियोपोरोसिस। आखिर होता क्या है, अगर हो जाए तो किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस या बॉडी के बोन डेंसिटी या बोन मास को प्रभावित करते हैं। मैं बात कर लेता हूं फीमेल एथलीट ट्रायड के सेकेंड डिजीज के बारे में, जो था हमारा एमेनोरिया, ठीक है। अगर हम लोग एमेनोरिया को सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करें, सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में, तो कह सकते हैं कि इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। यहां पर हम लोग डिफाइन किए हैं एमेनोरिया को कि इट इज ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन where girls of 18 years and above either never begin menstruating or there is an absence of menstruation, ठीक है। मान लो कि कोई गर्ल्स है, उसकी एज अगर 18 ईयर्स है, ठीक है, एट द एज ऑफ 18 भी अगर उनकी लाइफ में मिनार्की के स्टेजेस नहीं आए हैं, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, तो भी हम लोग उस कंडीशंस में इसको एमेनोरिया की प्रॉब्लम बोलेंगे। या हो सकता है कि अगर किसी की एज 18 है लेकिन 18 से पहले तक उनकी लाइफ में मिनार्की की कंडीशन से वो गुजर चुकी है, यानी कि उनके लाइफ में ऑलरेडी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया है, लेकिन जो सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला है यह हुआ ही नहीं है, ठीक है। मान लो कि अगर कोई, मान लो कि 18 है किसी की एज, और मान लो कि उनकी लाइफ में, मान लो कि 13 ईयर्स में ही उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, ठीक है, सब चीज सही चल रहा था, सब कुछ सही नॉर्मल वे में चल रहा था। मान लो कि एट द एज ऑफ वो 17 आई, ठीक है, अगर उनका मान लो कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी एक 30 डेज के इंटरवल पे आता था, लेकिन ऐसे कंडीशंस यहां पर आ गए, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी चेंज हो गई कि अगले 3 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल उन गर्ल्स को, उस पर्टिकुलर गर्ल्स को नहीं आया है, यानी कि 90 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में उनकी जो पिछले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था उसके बाद अगला जो होना चाहिए वो 30 डेज के में वो 19 डेज हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो वैसे कंडीशंस में ये जो सारे आपके जो डिसऑर्डर हैं ये एमेनोरिया कहलाता है। मैं इसको फिर से समराइज कर सकता हूं कि एमेनोरिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो महिलाओं को होता है या गर्ल्स को होता है। मान लो कि जो किसी ने 18 साल की एज, उन्होंने 18 साल की एज पर है, ठीक है, मान लो कि 18 साल की एज तक वो पहुंच गई है, लेकिन तभी अब भी उसके लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि वो मिनार्की के स्टेज से नहीं गुजरी है, ठीक है। यह हो सकता है कि 18 साल का तो एज हो गया है, ऑलरेडी उन्होंने मिनार्की के स्टेज को भी उन्होंने पार कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पिछले उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल थे उसके बाद जो वो 30 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना था वो 30 डेज के बदले 90 डेज भी हो गया, यानी कि 3 महीने हो गए हैं, तब भी अभी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं दिस इज कॉल्ड एमेनोरिया, ठीक है। अब एमेनोरिया के 2 टाइप्स हो सकते हैं, पहला है कि प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा है कि सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी होता क्या है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड मिनार्की व्हिच इज ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। मैंने आपको क्या बोला पहले कंडीशंस में, 18 साल हो गया है लेकिन अभी भी मिनार्की के स्टेज से वो गुजरी नहीं है, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग को जो एमेनोरिया का नाम देते हैं वो होता है प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। क्या होता है, ए वुमेन who has a natural menstrual cycle at a specific time and then stops for 3 months or more is said to have secondary amenorrhea। मैंने सेकेंड कंडीशंस में बात किया था कि लाइफ उनकी सब कुछ सही चल रही थी किसी एक पार्टिकुलर गर्ल्स की, ठीक है, उनकी मिनार्की भी आई थी सही समय पर, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि पिछले 90 डेज से या 3 मंथ से फिर से उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, जिसको हम लोग सेकेंडरी एमेनोरिया के नाम से जानेंगे, उसे कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स दैट इनहेंस चांसेस ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया के चांसेस को कौन बढ़ाता है? पहला है इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज। मान लो कि किसी एक पार्टिकुलर गर्ल्स, ए नाम की गर्ल्स हैं, उन्हें 500 कैलोरीज चाहिए पर डे। अगर वो 400 कैलोरीज या 300 कैलोरीज ही ले रही है पर डे, तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो रही है, जिसका असर आपके बॉडी के हार्मोन्स पर, हार्मोन सिस्टम पर पड़ता है। आपको पता होगा
कि जो किसी एक फीमेल में जो उसका सेक्स हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन। अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से सफिशिएंट वे में कैलोरीज नहीं जा रही है, आपकी बॉडी की कैलोरीज की जो फुलफिलमेंट है वो नहीं हो पा रही है, तो आपका एस्ट्रोजन प्रभावित होने वाला है। आपका एस्ट्रोजन यानी कि किसी गर्ल्स का एस्ट्रोजन प्रभावित होने वाला है। ठीक है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि सर आप तो यहाँ पे एस्ट्रोजन लिख रहे हो, मैं बुक्स में पढ़ता हूं तो वहां पे लिखते हैं ओएस्ट्रोजन। ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो दोनों बिल्कुल सेम चीज है, थोड़े से चेंजेस हैं, वो चेंजेस को भी नहीं जानना है। आप एस्ट्रोजन भी लिखो या ओएस्ट्रोजन भी लिखो, दोनों सही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ओएस्ट्रोजन में लिखने में सक्षम हूं तो आप हमेशा इसी को यूज करो, लेकिन एस्ट्रोजन भी अगर कभी आप यूज करते हो तो वो भी कोई आपको गलत नहीं बोल सकता, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर आपकी बॉडी की फुलफिलमेंट अगर नहीं हो पा रही है कैलोरीज की, तो आपके बॉडी के फिजियोलॉजी चेंजेस होंगे, जिसके वजह से जो किसी फीमेल की जो उनकी एस्ट्रोजन की लेवल है वो गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से सही समय पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे और जिसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपने एक नाम सुना होगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होता है? ये आपके गोनेड्स को और आपके सेक्स हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। आपको मैंने जैसे बताया कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन नामक कोई एक सेक्स हार्मोन होता है जो आपके बॉडी के मेंस्ट्रुएशन या बॉडी की जो आपके चेंजेस आते हैं, जो भी प्यूबर्टी के समय आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप हार्मोनल चेंजेस अगर आपके बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स के, जिसकी वजह से आपके सेक्स हार्मोन्स में अगर चेंजेस होंगे या आपकी ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन अगर सीक्रेट नहीं करेगी तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जिनमें से एक प्रॉब्लम्स आपका एमेनोरिया के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा है इंटेंसिव एक्सरसाइजेस। कुछ लोगों को लगता है कि जितना एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी वो उतने मेरे शरीर के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई एक गर्ल्स, कोई एक पर्टिकुलर ए नाम की जो गर्ल्स हैं, अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज करती है, मान लो कि स्विमिंग भी कर रही है, बहुत ज्यादा स्विमिंग कर रही है, अगर वो कहता है रनिंग भी कर रही है तो बहुत ज्यादा रनिंग कर रही है, तो वैसे कंडीशंस में भी आपके बॉडी के फिजियोलॉजी के चेंज होंगे और वैसे कंडीशंस में एस्ट्रोजन लेवल घटेगा और जिसके बाद आपको सेकेंडरी एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि आपको सही समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होंगे या इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाले हैं। ठीक है। ये था। मैं बात कर लेता हूँ फीमेल एथलीट ट्रायड्स के थर्ड डिसऑर्डर के बारे में, जो मेरा है ईटिंग डिसऑर्डर। जब हम लोग बात करेंगे डिजीज एंड डिसऑर्डर के बारे में तो कुछ चीजें हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत के यूनिट्स में बताया था कि डिसऑर्डर क्या होता है एंड डिजीज क्या होता है। मान लो कि मेरे पास दो इंसान है, एक ए इंसान है, एक बी नाम का इंसान है। ए नाम के इंसान को कोई एक डिसऑर्डर है, बी नाम के कोई एक इंसान को डिजीज है। तो हम लोग दोनों को डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? अगर बी नाम के एक इंसान को जो डिजीज है, हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकली हम लोग उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर हम बता सकते हैं कि बी नाम के इंसान को कुछ प्रॉब्लम्स है, डिजीज है। मान लो कि बी नाम के इंसान को स्किन डिजीज है, तो उसके हो सकता है कि हाथों में दिखना शुरू हो जाए कि भाई यहाँ पर स्किन डिजीज है, यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन के जो स्किन होते हैं उसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो वो हम लोग देख सकते हैं बी नाम के इंसान में जिसे डिजीज है। लेकिन जो ए नाम के इंसान है, अगर इसे डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर ये नहीं बता सकते कि ए नाम के इंसान को डिसऑर्डर है। ठीक है। तो जो डिसऑर्डर होता है वो मेंटली होता है, मेंटल बेस्ड होता है। मान लो कि किसी को कोई डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया था ASD, OCD, तो वो सब डिसऑर्डर था, यानी कि किसी को प्रॉब्लम है ASD, OCD सबका, तो आप देखकर नहीं बता सकते हो। ठीक है। कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से ये जो डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी आपका एक तरह से डिसऑर्डर है। अगर डिसऑर्डर है ईटिंग डिसऑर्डर, तो आप मुझे देखकर नहीं बता सकते हो कि मैं इससे पीड़ित हूं। ठीक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर को मैंने यहां पर डिफाइन किया है कि इट इज ए डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन इनटेक ऑफ फूड। आप खाना को सही तरीके से ले नहीं रहे हो, आप ये अपने खाने को जो रेगुलर वे को इरेगुलर बना रहे हो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, वो आपके ईटिंग डिसऑर्डर को कॉज करता है। हो सकता है कि प्रैक्टिस ऑफ अनहेल्दी वेट कंट्रोल मेथड, आप कुछ ऐसे अनहेल्दी वेट कंट्रोल मेथड अपना रहे हो जिससे भी ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इंक्लूजन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फूड, मान लो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम, मान लो कि मेरी ओबेसिटी ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा मुझे मोटापा हो गई है। ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में मेरे लिए क्या है कि मैं फैटी चीज नहीं खाऊंगा या बाहर के फास्ट फूड है, ये सब चीजें मैं अवॉइड करूंगा, वो मेरे लिए एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड फूड हो गए।
अगर मैं तब भी वो ले रहा हूं तो जरूरी है कि जरूर होगा कि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर होंगे। ठीक है। तीसरा है यूज ऑफ डाइट पिल्स। अगर मैं जब डाइट पिल्स की बात करता हूं तो सबके माइंड में आता है कि जो बॉलीवुड या हॉलीवुड या जो भी है, मतलब कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं बहुत ही अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं कि मेरे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं जमा हो या मैं देखने में स्लिम एंड थिन लगूं देखने में। तो वैसे कंडीशंस में होता क्या है कि वो लोग डाइट पिल्स यूज करते हैं। अब डाइट पिल्स का फंक्शन क्या होता है? डाइट पिल्स है कि आपके एपेटाइट को वो कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी भूख नहीं लगेगी, लेकिन यानी कि अगर आप उसे खाओगे तो आपकी वेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये भी है कि आपकी भूख नहीं लगेगी, यानी कि आपको एपेटाइट को मेंटेन रखता है, इसके साथ साथ आपकी वेट को भी नहीं बढ़ने देता है। तो सब लोग यूज करते हैं कि भाई इससे मेरा भूख भी खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ मेरा वेट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। चौथा है कि डिनाइंग फूड फॉर अवॉइडिंग एम्बैरेसमेंट ऑफ वेट। बहुत सारे ऐसे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है जो खाने को अवॉइड करते हैं कि अगर मैं ये खाऊंगा तो थोड़ा सा वो लज्जित महसूस हो जाते हैं कि अगर मैं ये खाया तो मेरी वेट बढ़ गई, तो मेरी जो अपने फ्रेंड की कंपनी के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में मेरा एक खराब इमेज जाएगा, तो वो कुछ खाने को अवॉइड करते हैं कि मैं नहीं, मुझे दूध पीना ही नहीं है, ये मुझे खाना ही नहीं है, एक एम्बैरेसमेंट को के लिए कि मुझे मेरे लिए वो एम्बैरेसमेंट साबित ना हो जाए, इसके लिए वो फूड को डिनाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के। तो टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है ये that affects men and women of all ages. The individual who have anorexia nervosa desire to lose weight because they have intense fear of gaining weight. देखो क्या होता है कि जिन्हें एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो अपनी वेट को हमेशा लूज करने की कोशिश करते हैं। वो ना खाना खाएंगे, मतलब कि अगर खाना खा भी रहे हैं तो मतलब कि अजीब स्थिति होती है, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि दोनों बीमारी है ना, दोनों जो डिसऑर्डर है थोड़े से अजीब है ये थोड़े से। ठीक है। उनको क्या होता है कि द इंडिविजुअल हु हैव एनोरेक्सिया नर्वोसा डिजायर टू, अपनी वेट को तो लॉस करने की इच्छा रखते हैं, इसके साथ उन्हें हमेशा डर लगता है, खाना भी खा रहे हैं तो डर रहे हैं कि मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है। Such individuals limit the amount of food intake severely and can become extra thin. होता है क्या, इन्हें हमेशा डर रहता है। मान लो कि कोई एक इंसान था जिसकी वेट 80 kg थी, वो खाना कम खाकर वो 60 kg पे आ गया, लेकिन तब भी वो बच कर खाना खा रहा है, डर के खाना खा रहा है कि मेरी वेट नहीं बढ़ जाएगी। होता क्या है, वैसे कंडीशंस में वो जब आईने के सामने आते हैं तो अपने का इमेज देखकर वो थोड़ा से वो डर जाते हैं कि नहीं, मेरी अभी भी ओबेसिटी बढ़ी हुई है, मेरा अभी भी वेट बढ़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, बट जब आप उसे देखोगे या मैं उसे देखूंगा तो वो एक्चुअली में इन रियल बहुत थिन हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में इसे हम लोग कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? इट इज ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर in which a person eats excessive amount of food and then vomits it in order not to gain weight. इसमें भी क्या होता है, इस कंडीशन में उल्टा होता है। हम लोग जब एनोरेक्सिया नर्वोसा में बात किए कि वो खाना खाता ही नहीं है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरी ओबेसिटी बढ़ जाएगी, फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, लेकिन इन द केस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा कोई एक इंडिविजुअल है, वो अधिक खाना खा लेता है, फिर उसके बाद उसे डर सताता है कि नहीं, अगर मैं खाना खा लिया तो मेरी वेट बढ़ जाएगी, तो वैसे कंडीशंस में फिर उसे वॉमिट करता है। ठीक है, उसे उल्टी करके बाहर निकालता है वो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल विथ बुलिमिया नर्वोसा में फोर्स वोमिटिंग और परफॉर्म एक्सेसिव एक्सरसाइजेज। ठीक है। यहाँ पर उनकी इच्छा तो होती है कि खाने की, खाना खा भी लेते हैं, बाद में उनके पास कुछ ऐसे विचार आते हैं कि नहीं मैं ज्यादा खा लिया, तो वो कुछ अपने फोर्स वोमिटिंग करते हैं किसी भी अनऑथराइज्ड वे में, या कुछ ऐसे तरीके अपनाकर वो फिर उल्टी करते हैं। इसके अलावा वो एक्सेसिव एक्सरसाइजेज भी करते हैं। ठीक है, कि मैं ज्यादा खा रहा हूं तो मुझे एक्सरसाइजेज करने चाहिए। तो ये कंडीशन होता है बुलिमिया नर्वोसा में। आप समझ रहे होंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि वो होता है एक्चुअल में वो होता है थिन ही, लेकिन उसे जब आईने के सामने जाता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत मोटा हूं, खाना को अवॉइड करता है। और इन कंडीशन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, खाने की इच्छा होती है, उसे खाना पूरा खाता भी है वो। ठीक है। तो लेकिन उसे फिर बाद में ये लगता है कि मैं खाना ज्यादा खा लिया,
फिर वो फोर्स्ड वोमिटिंग भी करता है। तो ये होता है इन केस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, अब एक चीज एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े थे। तो बुलिमिया नर्वोसा होने के चांसेस जो गर्ल्स में 9 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, 9 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी कि ये जो लड़कों में या बॉयज में बहुत रेयर होता है, लेकिन 9 गुना ज्यादा होता है कि ये वुमेन को या गर्ल्स को होता है। ठीक है, ये आपके हो गए चैप्टर 5 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट। देखो ये सब जो कुछ डेटा बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फीमेल को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पता नहीं, मैं कुछ इंटेंशन के साथ नहीं बोलता हूँ कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बताया था कि आईपीएल के बारे में कि आईपीएल लड़कियां देखती नहीं है या उन्हें समझ में नहीं आता या क्या उन्हें खराब लग गया। तो उसमें मेरी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं आप फीमेल को सप्रेस करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को मैं दबाऊं या किसी को मैं बढ़ावा दूं। तो ये कुछ डेटा है जो सच में रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप सारे आर्टिकल्स को पढ़ो, ये सब डेटा आप खुद वहां पर पाओगे। ठीक है, तो अब आपका अप टू 5 चैप्टर्स तक आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। सारे टॉपिक्स को मैं अपने तरफ से बेस्ट दिया, विथ कंसेप्ट मैंने पढ़ाने की कोशिश की, आपने प्यार भी दिखाया, ढेर सारे कमेंट्स आए। तो लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक, क्योंकि आपकी सिलेबस आधा कंप्लीट हो गई आज की इस वीडियो के साथ, ठीक है, तो आप अभी तक का जो आपने वीडियोस देखा तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, कि कैसा लगा, मैं क्या सुधार कर सकता हूं। ठीक है, ये कुछ भी सजेशन है, कुछ कंप्लेंट्स है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो वो चीजें आज इस वीडियो में आप लिखो। ठीक है, क्योंकि आज ये लास्ट वीडियो था यूनिट नंबर 5 का। इस तरह से आपके हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस को लिखना। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पर है सोसाइटी को लिटरेट करने की, क्योंकि इंडिया को भी हम लोग भी देखना चाहते हैं कि इंडिया की भी लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा हो। तो हम लोग एक बड़े मिशन पर हैं। अगर आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा बोला हूं कि आप हमारे ईमेल पर मैसेज करिए, अपने मेल डालिए, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, कहां से हो, ताकि हम लोग भी कुछ चीजें अरेंज कर पाएं और आप लोग भी अपने समाज में कंट्रीब्यूशन कर पाओ। इसके अलावा अगर आप फिनेंशियली सपोर्ट हम लोग को करना चाहते हैं कि नहीं आप लोग सही काम कर रहे हो, कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हम लोग को कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। पेटीएम नंबर आपको यहाँ पर बगल में दिख रहा होगा, या गूगल पे, फोन पे नंबर, इस पे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया तक आप जो भी है डोनेट कर सकते हो, ताकि आपके पैसे सोसाइटी में जाए और वहां पर आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग कुछ अफोर्ड कर पाए। आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।